जय हिंद दोस्तों, एसएससी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के एक नए टॉपिक मौर्य काल पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी आज हमारे प्लेटफॉर्म पे नया आया है, नया जुड़ा है, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले पृष्ठभूमि पे बात करते हैं कि मौर्य काल की पृष्ठभूमि क्या रही। तो इस काल को संघर्ष के काल के रूप में संदर्भित किया जाता है कि ये काल जो कहता है एक संघर्ष का काल रहा है, जिसमें विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ और उनका पतन भी हुआ। नए नए साम्राज्य बने, ठीक है, और उनका फिर पतन भी हुआ, वे नष्ट भी हो गए। पूर्वी भारत, मध्य भारत एवं दक्कन क्षेत्र में शोंग, सातवाहन एवं कर्ण जैसे स्थानीय वंशों का शासन था। हिंद, यवन, शक, पार्थियन एवं कुषाण जैसे विदेशी शासकों ने उत्तर पश्चिमी भारत में शासन किया। अब स्रोत की बात करें कि इनके स्रोत कैसे रहे, कहाँ से इनकी जानकारी मिलती है, तो इस समय के अभिलेख एवं सिक्कों से शासकों के बारे के नाम प्राप्त होता है एवं इसके साथ निम्न पुस्तकों में इस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक तो इस समय के जो अभिलेख मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, उनसे यहाँ के शासकों के द्वारा पता चलता है कि यहाँ कौन कौन से शासक हुए। अभिलेख किसी के द्वारा लिखे गए जो लेख होते हैं उनसे, और सिक्के जो राजा महाराजा चलाए अपने काल में, अपने जो है शासन के दौरान जो मुद्रा चलाते हैं उनके सिक्के कहते हैं। अब बात है धर्मसूत्र। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। धर्मसूत्र का मतलब है मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। किसको? मनुस्मृति को। मनु भगवान हुए, उन्होंने जो है अपनी एक पुस्तक लिखी, तो मनु, जिसका नाम था मनुस्मृति, ठीक है, और उसको क्या कहा गया? धर्मशास्त्र भी कहा गया है, जिसका संकलन मनु द्वारा किया गया, और यह पहली विस्तृत विधि पुस्तक है। पतंजलि की गार्गी संहिता एवं महाभाष्य। दूसरा स्रोत मिलता है पतंजलि की गार्गी संहिता और महाभाष्य से। बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं, दिव्यावदान, महावस्तु एवं मिलिंद पन्हों, इनसे भी पता चलता है कि इन शासकों के द्वारा कौन कौन सी मुद्रा चलाई थी, उन्होंने क्या क्या निर्माण किया और कैसे इनका पतन हुआ। बाणभट्ट की हर्षचरित एवं कालिदास की मालविकाग्नि मित्रम, इससे भी पता चलता है कि यहाँ के जो लेख कैसे रहे हैं, सिक्के कैसे रहे हैं, शासन कौन कौन से शासक बने थे, उनका पतन कैसे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये भारत एवं पश्चिमी देशों के बीच व्यापार से संबंधित पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, जिसे अज्ञात यूनानी लेखक द्वारा लिखा गया है। तो इनके अज्ञात यूनानी लेखक जिनका पता नहीं था, उन कुछ लेखक होते हैं जिनको नाम नहीं पता चले, उन्होंने इस बारे में लिखा। तो उनकी पुस्तक का नाम था पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, जिसे अज्ञात यूनानी लेखकों द्वारा लिखा गया था। गांधार एवं मध्य एशिया से प्राप्त अभिलेखों से के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गांधार से और मध्य एशिया से जो अभिलेख मिले हैं, इनसे पता चलता है कि भारत के जो क्षेत्र थे, इनकी जानकारी प्राप्त हुई है कि इन क्षेत्रों में कौन कौन से राजा हुए। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग। देखिए, पुष्यमित्र शुंग कौन था? मौर्य साम्राज्य का सेनापति था, ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या की। अब क्या हुआ कि जो बृहद्रथ था वो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था, पिछली क्लास में हमने बताया था। इसके काल का जो सेनापति था वो था पुष्यमित्र शुंग। इसने क्या किया? बृहद्रथ की हत्या कर दी। हत्या करके क्या किया? अपना गद्दी पर बैठा और शुंग वंश की स्थापना कर दी। करके 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। किसने की? इसी के सेनापति ने, मौर्य साम्राज्य को सेनापति पुष्यमित्र शुंग। कैसे की स्थापना करी? बृहद्रथ यानी कि अंतिम जो राजा था उसकी हत्या करके। अब बात करते हैं शुंग वंश 187 से 78 ईसा पूर्व। देखिए, कहीं कहीं जो है इसका नाम जो सन आती है वो 185 से 75 ईसा पूर्व तक भी आती है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और द्वितीय राजधानी विदिशा थी। यानी कि जो शुंग था, इसने क्या किया? अपने जो राजधानी, एक तो पाटलिपुत्र को बनाया और एक विदिशा को, दो राजधानी बनाई इसने। एक जो है शासनकाल के शासकीय थी और एक राजनीतिक, एक आर्थिक, इस तरह से इसने बनाया था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने क्षेत्र एवं उनकी संस्कृति का विदेशी आक्रमण के संरक्षण किया। पुष्यमित्र शुंग यानी कि कट्टर ब्राह्मणवादी शासक था। देखिए, कट्टर ब्राह्मणवादी यानी कि कैसे कहा जा सकता है कि शुंग कौन था? एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण शासक, ब्राह्मण था। इसने ही बृहद्रथ की हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना की और ये एक कट्टर ब्राह्मणवादी शासक बना। था ही वैसे भी। पुष्यमित्र शुंग के बाद उसके पुत्र अग्निमित्र ने शासन किया। अब ये अपना शासन जो है
करता करता जब बूढ़ा हो गया तो इसने कहा कि भाई अपने पुत्र को, जिसका नाम था अग्निमित्र, कि भाई तू शासन संभाल ले। तो उसने, इसके पुत्र ने शासन संभाला। कालिदास का नाटक मालविका अग्निमित्रम राजा अग्निमित्र एवं मालविका के प्रेम प्रसंग से संबंधित है। यानी कि अग्निमित्र एवं मालविका का प्रेम प्रसंग था, भाई दोनों में सेटिंग वेटिंग हो गई। तो उसके बारे में इन्होंने बताया कि भाई कैसे कैसे इसने लिखा। कालिदास का एक नाटक है, उसके बारे में बताया गया। बैक्टीरिया के शासन डेमेट्रियस प्रथम का भारत में प्रवेश करने के अभियान का अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सफलतापूर्वक सामना किया। देखिए, बैक्टीरिया के शासन डेमेट्रियस प्रथम का, यानी कि बैक्टीरिया का जो शासन था डेमेट्रियस प्रथम ने भारत में प्रवेश के अभियान का, जब उसने भारत में प्रवेश किया तो अग्निपुत्र का मित्र, जो अग्निमित्र था, इसका पुत्र वसुमित्र, इसने क्या किया, इसका सफलतापूर्वक सामना किया। डरा नहीं, बिना निडर के जो है इसका सामना किया इसने। ब्राह्मण व्यवस्था के पुनरुत्थान हेतु, पुनरुत्थान का दोबारा से उसको किसी को उठाना, अश्वमेध यज्ञ की प्रथा की शुरुआत की गई। ब्राह्मण व्यवस्था के पुनरुत्थान हेतु, यानी कि ब्राह्मण जो व्यवस्था थी उसमें गिरावट आ रही थी, उसको दोबारा से उठाने के लिए अश्वमेध यज्ञ की प्रथा की शुरुआत की गई और पतंजलि एवं मनु जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। अग्निमित्र के बाद वसुमित्र राजा बना, यानी कि अग्निमित्र पिता था, इसका पुत्र था वसुमित्र। इसने, इसके बाद ये वसुमित्र गद्दी पर बैठा और इसके बाद इस वंश के 7 और शासक हुए। तो यानी कि कुल जो है 9 शासक हुए इसमें। 7 तो इसके बाद हुए वसुमित्र के, और 8वां जो है अग्निमित्र था, और 9वां जो है इसके पिता था। और अगर हम 10वां वसुमित्र को भी कह सकते हैं कि ये बीच में एक ये था वसुमित्र, यानी कि 10 शासक हुए। सुंग वंश में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी मध्य प्रदेश शामिल है। यानी कि सुंग वंश का जो विस्तार हुआ वो बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश, इनको शामिल करके जो है सुंग वंश का राज्य शासन था। यहाँ पर सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या वासुदेव द्वारा की गई थी, जिसने कर्ण वंश की स्थापना की और इसके पूर्व मध्य भारत में शासन किया। यानी कि अगर हम बात करें सुंग वंश की, तो सुंग वंश का जो अंतिम शासक रहा, यानी 7 अन्य शासक हुए थे इसके बाद में, तो उनमें अंतिम शासक था देवभूति। और देवभूति की जो हत्या कर दी वसुदेव ने करी, और फिर वसुदेव ने हत्या करके अपना राज्य स्थापित किया, तो अपने राज्य का नाम रखा कर्ण वंश, इसकी स्थापना कर दी। ठीक है। सुंग वंश में सोने और चांदी के सिक्कों की शुरुआत की गई, यानी कि जो सुंग वंश था इसमें किसके, सोने के और चांदी के सिक्के चलने लगे थे। यह मौर्य प्रशासन की रचना के अनवरत बनाए रहे। मतलब कि जो मौर्य काल में जो शासन था उसी को एज इट इज रखा, इन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस किया। इन्होंने ब्राह्मण व्यवस्था को संरक्षण प्रदान किया। सुंग वंश के संरक्षण में कला एवं साहित्य को बढ़ावा मिला। इनके सुंग वंश के संरक्षण में कला और साहित्य, इनको बढ़ावा दिया गया। मथुरा कला शैली अपनी नई ऊंचाई तक पहुंची। गेटवे एवं पत्थर की रेलिंग के साथ विभिन्न स्तूप भी बनाए गए। मनु ने मानव धर्मशास्त्र और कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम का संकलन इसी काल में हुआ। यवनराज अभिलेख धनदेव के अयोध्या अभिलेख से सुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो यवनराज अभिलेख से और धनदेव के अयोध्या अभिलेख से सुंग वंश की बारे में जानकारी मिलती है। तो सुंग वंश की जानकारी किन अभिलेखों से मिलती है? यवनराज अभिलेख और धनदेव के अयोध्या अभिलेख, इनसे पता चलता है सुंग वंश के बारे में कि इनका सुंग वंश का कैसा रहा। हाँ, पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, यानी कि पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र सुंग ने वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठा की, यानी कि वैदिक जो धर्म था उसकी प्रतिष्ठा की कि भाई बहुत अच्छा धर्म था, उसको अपनाना चाहिए। अतः इस काल उसका काल वैदिक पुनर्जागरण काल कहा जाता है, यानी कि उसने क्या किया, वापस वैदिक काल को अपनाना शुरू कर दिया। तो पुनर्जागरण यानी कि पुनर्जागरण का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों की ओर प्रवेश करता है तो उसे पुनर्जागरण कहते हैं। नई पुरानी प्रथा को छोड़कर नई प्रथाओं में जो प्रवेश करे, तो यानी कि एक प्रथा को छोड़कर दूसरी प्रथा में प्रवेश करे, पुनर्जागरण कहलाता है। तो अब इस काल में भी क्या हुआ कि इन्होंने जो वर्तमान में प्रथाएं थी उनको छोड़ने लगे और वैदिक काल की प्रथा को अपनाने लगे थे, इसलिए इसका काल को पुनर्जागरण भी कहा गया। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल में हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। नेक्स्ट है स्तूप कला। अब यहाँ की स्तूप कला कैसी रही हो? शुंग काल में स्तूपों के निर्माण में पाषाण का प्रयोग होने लगा। पाषाण का मतलब पत्थर, तो शुंग काल में जो स्तूप बने पत्थर के बनने लगे। भरुत्व
बोध गया में स्तूप व तोरण द्वारों का निर्माण शुंग काल में हुआ। पुष्यमी शुंग ने भरुत स्तूप का निर्माण किया। शुंग काल में बुद्ध का मनुष्य के रूप में अंकन शुरू नहीं हुआ था। ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में दो शक्तियां प्रबल हुई, एक तो सातवाहन, एक कलिंग के चेदी। तो चेदी वंश जो है उभर कर आया था, एक सातवाहन वंश उभर के हुआ। ये दो वंश बहुत उभर कर आए थे, शक्तियां बहुत प्रबल शक्तियां रही हैं। ठीक है, अब है कण्व वंश 75 से 30 ईसा पूर्व ईस्वी। वासुदेव कण्व ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी विदिशा और पाटलिपुत्र थी। सेम वही प्रोसेस अपनाया गया यहां पर भी है। पहले उसने उसकी हत्या करी, हत्या करने पर खुद राजगद्दी पर बैठ, इसी तरह से आगे भी चलता रहा था। आगे चलकर वासुदेव के पुत्र भूमि मित्र एवं भूमि मित्र के पुत्र नारायण ने लगभग 26 वर्षों तक शासन किया। यानी कि वासुदेव का जो पुत्र आया भूमि मित्र आया, और भूमि मित्र का पुत्र भूमि मित्र, दूसरे का नाम था भूमि मित्र के पुत्र नारायण, इसका पुत्र था नारायण ने लगभग 26 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या सातवाहन राजा वासुदेव ने की, जिसके साथ सातवंश की स्थापना हुई। अब क्या किया, देखो सातवाहन का वंश का जो राजा था वासुदेव, इसने क्या, इस अंतिम जो सुशर्मा, इसकी हत्या करी, और उसने क्या किया, खुद राजगद्दी पर बैठा और अपना जो शासन का नाम था सातवाहन वंश, इसकी स्थापना कर दी। अब आता है चेदी वंश। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कलिंग के इस वंश की स्थापना हुई। अब देखिए, बात करें अगर हम अशोक के, तो अशोक जब अपने काल में युद्ध करता जाता था तो कलिंग के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ था। अब हृदय परिवर्तन इसलिए हुआ उसका क्योंकि उसने जो है इतनी मारकाट मचा दी, महिलाओं को भी मार दिया, पुरुषों को भी मार दिया, यहाँ तक कि बच्चों को भी कत्लेआम किया, उस युद्ध में मारे गए। जब उसने देखा कि यार में तो सब कुछ मर गई है, तो औरतें भी बच्चे भी मर गए, तो बच्चों को देख के ना उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और उसने कहा कि भाई इस तरह से होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने अपनी जो है हत्या गिर दिए थे। ठीक है, यहां पर भी यही हुआ। तो कलिंग वंश की जो स्थापना, कलिंग में इस वंश की स्थापना हुई, चेदी वंश की। इस काल की राजनीति को कलिंग के तीसरे चेदी राजा के कारण जाना जाता है, जिसका नाम खारवेल था। इसी नाम से, इसके नाम से जाना जाता है। उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों से प्राप्त हुए हाथी गुम्फा अभिलेख में इसकी महानता एवं मगध सातवाहन और मैदुर के पांडे पर इसकी विजय का वर्णन किया गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख में पता चलता है भाई। नेक्स्ट है खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। अगर पूछा जाए कि खारवेल किस धर्म को मानता था, तो जैन धर्म को वो मानता था, और उसने इससे संबंधित विभिन्न गुफाओं का निर्माण भी करवाया, और बहुत सारी जैन गुफाएं भी बनवाई इसने। इस वंश को चेता और चेतवंश एवं महामेघवंश के नाम से भी जाना जाता है, या नाम से भी संदर्भित किया जाता है। इस वंश को, कौन से वंश को, चेदी वंश को चेतवंश भी कहा जाता है, महामेघवंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आता है सातवाहन। इसके राजनीतिक संरचना कैसे रही, इसे पुराणों में आंध्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस वंश का संस्थापक शिमुक था। बात की जाए कि सात वंश की स्थापना किसने की, तो शिमुक ने की थी भाई। इस वंश का प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व दक्कन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था। इसकी पहली राजधानी गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान, यानी कि वर्तमान में महाराष्ट्र का पैठान थी, और इसकी दूसरी राजधानी अमरावती थी। सातवाहनों के इतिहास के बारे में जानकारी ऐत्रेय ब्राह्मण पुराणों, महाकाव्यों, वात्स्यायन के कामसूत्र से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है नाना घाट शिलालेख, नासिक शिलालेख, खारवेल नासिक शिलालेख, यानी कि नाना घाट शिलालेख, नासिक शिलालेख, खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख, अशोक के एरागुडी शिलालेख शुंगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो इन जो ये शिलालेख हैं, इन सभी शिलालेखों से किसके बारे में जानकारी मिलती है, शुंगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि सातवाहन कब्रों के पत्थर के बड़े टुकड़े द्वारा घेरे, यानी कि सातवाहन जो है कब्रों को क्या करते थे, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से घेर देते थे, उनको घेरा बनाते, इसलिए इन्हें महापाषाण लोगों के रूप में भी जाना जाता है। इनके महापाषाण काल, पीछे जब हमें सबसे इतिहास शुरू होता है तो हड़प्पा सभ्यता, इनके पाषाण काल, उससे भी पहले पाषाण काल, प्रागैतिक काल में पाषाण काल आता है, फिर महापाषाण काल आता है। तो इस वह काल में भी इनका थोड़ा सा प्रयोग हुआ, क्योंकि जो सातवाहन के लोग थे, सातवाहन शासन काल के लोग थे, ये क्या करते, जब व्यक्ति को दफनाते थे तो कब्र बनाए, कब्र को चारों तरफ से क्या है, पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से घेर देते, इसके लोग महापाषाण लोगों के रूप में भी जाना जाता है। सातकर्णी प्रथम इस वंश का पहला महान शासक था, यानी कि सातकर्णी प्रथम। इनके अगर महान शासकों की बात करें कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, सातकर्णी था। इसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी हमें रानी नागनिका के नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होती है। इसका अगला प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था।
इसकी उपलब्धियों की जानकारी हमें उसकी माता गोमतीवल श्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपाधि अद्वितीय ब्राह्मण थी। उसने शक यूनानी पारसी को पराजित किया था। 150 ईस्वी के दौरान गौतमीपुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारियों ने रुद्रदामन को पराजित किया। दूसरी शताब्दी के अंत में यजनासुत अलकर्णी जैसे शासकों ने गुजरात, मालवा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को दोबारा जीता। अब क्या है, दूसरी शताब्दी के अंत में यजनासुत अलकर्णी जैसे शासकों ने क्या किया, गुजरात, मालवा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों को पे हमला कर दिया और हमला करने के बाद उन्होंने जीत हासिल करी। अब कहा कि भाई तुम तो हमें पहले ही थे, और वापस इन्हें क्या कर लिया, जीत लिया। ठीक है। अलकर्णी के बाद सातवाहन की शक्तियों में गिरावट आई और उन्हें वाकाटक वंश ने प्रतिस्थापित किया। जो सात अलकर्णी के बाद जो राजा बने थे, तो उनकी शक्ति थोड़ी, मतलब कि थोड़े कमजोर शासक रहे, तो और इनकी शक्ति में क्या गिरावट आने लगी। तो वाकाटक जो राजा था, उस वाकाटक वंश जो था, इसका जो राजा था, उसने क्या किया, इसमें अपना प्रतिस्थापन, अपना आधिपत्य इस पर जमा लिया और उसको खत्म कर दिया। अब पहले बात करते हैं कि यहाँ के प्रशासन की। तो अमात्य एवं महामात्र जिला स्तर के अधिकारी होते थे, जिन्हें अहार कहा जाता था। अमात्य एवं महामात्र जिला स्तर के अधिकारी होते थे। जिला स्तर के अधिकारी यानी कि जैसे एसडीएम होता है वर्तमान में जिला स्तर का, तो ऐसे ही यहाँ पे भी होते थे। तो अमात्य और महामात्र ये जो है काम करते थे, इनका नाम क्या गया, अहार कहा गया। इस समय के राजाओं ने ब्राह्मणों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को भूमि प्रदान की, जिसे आगे चलकर यह अधिक शक्तिशाली हो गई और इसमें सामंतवाद का उदय हुआ। और सामंतवाद क्या हुआ भाई, सामंत मतलब कि जिनके पास ज्यादा जमीन धनाढ़ है, तो वही अपनी सत्ता स्थापित करके हम भी धनाढ़, हमसे ज्यादा पैसा है या हम काम करवाएंगे तुमसे, तो ये सामंतवाद का यहाँ से उदय हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासक को गोलमिक कहा जाता था। यह सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। सातवाहनों का राजचिन्ह चैत्य था। इनकी राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। अब सामंतों की तीन श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी राजा, द्वितीय श्रेणी महाभोज और तृतीय श्रेणी थी सेनापति। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा को सातवाहनों ने प्रारंभ किया। इनके ब्राह्मणों को उन्होंने माना था कि जो सातवाहन के राजा थे, वे मानते थे कि अगर हम ब्राह्मणों को भूमि देते हैं, दान करते हैं, तो क्या है कि हमारे पाप धुल जाएंगे और जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इन्होंने दान देने की प्रथा को जागृत किया और इसमें किसको, ब्राह्मणों को देने शुरू करी। भूमिदान की प्रथा में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण एवं सामंतवाद को भी जन्म दिया। अब यहाँ पर जो है सामंतवाद को भी जन्म दिया कि भूमिदान दे रहे हो, कौन किसी ज्यादा भूमि देगा, मैं ज्यादा ताकतवर, मैं ज्यादा ताकतवर। तो सातवाहन शासकों ने पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में अजंता, नासिक, कारले, भांजा, कोडायन और कन्हेरी इत्यादि स्थानों पर चट्टानों को काटकर स्थापत्य के निर्माण को प्रोत्साहन दिया। इनके स्थापत्य जो हुए, यहाँ पे जो गुफाएं बनी है ना, जैसे अजंता की गुफा है, अलोरा की गुफा है ना, इन्होंने क्या किया, इस काल में हुई जो चट्टानों को काटकर बनाई गई है। कला एवं स्थापत्य, इन गुफाओं को काटकर चैत्य यानी कि बौद्ध गुफा, मंदिर एवं विहार, जैनों के आवास स्थल का निर्माण किया। एक तो चैत्य हुआ जिसे मंदिर बोलते हैं, दूसरा होता है विहार। तो जैन को ये आवास, यहाँ ये रहते थे, विहार में रहते थे और चैत्य का मंदिर थे ये। कार्ले चैत्य सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। इस समय नागार्जुन कोंडा एवं अमरावती व्यापार एवं कला के महत्वपूर्ण केंद्र थे। यहाँ पर स्तूपों का निर्माण कराया गया था। सफेद संगमरमर पत्थर के उपयोग पर प्रथम साक्ष्य इसी समय से संबंधित है। सातवाहन शासकों ने अजंता चित्रकला शैली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे रंगों के समन्वय, चित्रकारी, भाव, विचार एवं आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। सप्तशती में बुद्ध के संपूर्ण जीवन का चित्रांकन किया। किसमें? सप्तशती में बुद्ध के संपूर्ण जीवन का चित्रांकन किया। चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। अर्थव्यवस्था कैसी थी? सातवाहन शासकों ने चांदी, सोने, तांबे, कांसे इत्यादि के सिक्के चलाए। पहले तो चांदी और सोने के ही थे, लेकिन अब तांबे के और कांसे के भी सिक्के आ गए थे इस काल में। यह प्रथम स्थानीय शासक थे जिन्होंने शासक के चित्रांकन वाले अपने स्वयं के सिक्के चलाए। अब इन्होंने क्या किया, पहले चित्र सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए, स्वयं के सिक्के चलाए। कि कौन से? चित्रांकन, जिनमें चित्र छपे हुए थे। इस समय धान एवं कपास की खेती के साथ ही करीमनगर एवं वारंगल जैसे स्थानों में लोहे के अयस्क का खनन किया गया। धान एवं कपास की खेती के साथ ही करीमनगर एवं वारंगल जैसे स्थानों से लोहे और अयस्क इनका खनन किया गया, खुदाई के द्वारा इनको निकालने लगे। इस काल में सिक्कों पर अंकित पानी के जहाजों के चित्र समुद्री व्यापार की उन्नति की संकेत करते हैं। जो इस साल काल के सिक्के थे उस पर कहते पानी के जहाज बने हुए थे, समुद्री जहाज बने हुए थे। उससे पता चलता था कि यहाँ के लोग व्यापारी थे और उन्नत किस्म का व्यापार करते थे।
समाज एवं धर्म। समाज कैसा था, धर्म कैसा। सातवाहनकालीन समाज 4 जातियों में बटा था, जिसका आधार व्यवसाय था। सातवाहनकालीन समाज व प्रशासन में मात्र सत्तात्मक था, यानी कि मात्र सत्ता, पितृ सत्ता। मात्र जहां माता प्रधान होती है उससे मात्र सत्तात्मक, जहां पितृ प्रधान होता है वहां पितृ सत्तात्मक होता है। लेकिन उत्तराधिकारी पिता के पुत्र को ही प्राप्त है, यानी कि यहाँ का जो समाज था वो कैसा था, मात्र सत्तात्मक था, माता को प्रधान माना गया था, लेकिन उत्तराधिकारी पिता के पुत्र को ही प्राप्त था, यानी कि पिता से पुत्र को ही प्राप्त, पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार होगा, माता की पर नहीं। इस काल में 2 स्त्रियां नागनिका एवं गौतमी बलसरी के प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन्होंने ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया। यह मात्रात्मक समाज की ओर झुकाव रखते थे। विभिन्न शासकों जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलु पावी, यज्ञश्री सातकर्णी के नाम इनकी मां के नाम पर आधारित थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विस्तार होने से कृष्ण एवं वासुदेव की पूजा आम बात हो गई थी। कृष्ण की और वासुदेव की इनकी पूजा आम बात हो गई थी। साहित्य की बात करें, सातवाहन शासकों के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है और इनकी राजकीय भाषा भी थी, यानी कि जो अभिलेखों की बात करें तो अभिलेख किसके प्राकृत भाषा में थे और यहाँ की जो राजकीय भाषा भी थी, कौन, प्राकृत भाषा, राजकीय भाषा भी थी। हाल नामक सातवाहन शासक एक प्रसिद्ध विद्वान था जिसने गाथा सप्तशती का संकलन किया। हाल नामक सातवाहन शासक था। हाल इसने एक प्रसिद्ध शासक, एक प्रसिद्ध विद्वान भी था। इसने क्या किया, गाथा सप्तमी का संकलन किया था। इंडो ग्रीक, हिंदी यवन 200 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। हिंदी यवन यूनानी लोग थे जो समय के साथ भारत में ही रहने लगे। भारत में इनका शासन 3 शाखाओं में बटा हुआ था। बैक्टीरिया अर्थात उत्तरी अफगानिस्तान, तक्षशिला एवं साकल या सिलाकोट जो अब पाकिस्तान में है। वर्तमान में ये सब पाकिस्तान में है। विदिशा के राजा के दरबार में तक्षशिला में हेलियोडोरस नामक राजदूत भेजा था। किसके, विदिशा के राजा के दरबार में। हेलियोडोरस ने यूनानी शैली में पत्थर के स्तंभ का निर्माण कराया जो भगवान वासुदेव को समर्पित था। डेमेट्रियस एवं मिनांडर या मिलिंद हिंद यमन को साकल या सियालकोट शाखा के 2 महत्वपूर्ण शासक थे। मिनांडर या मिलिंद 165 ईसा पूर्व से 135 ईस्वी में नागसेन के अंतर्गत बौद्ध धर्म को अपनाया, जिन्होंने संस्कृत भाषा में मिलिंद पदों को लिखा। यह पुस्तक इस समय के इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इस शाखा के राजाओं ने गंगा घाटी के विभिन्न राजाओं अर्थात मौर्य एवं सुंग के लिए चुनौती उत्पन्न की। हिंदी यवन ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने राजा और भगवान के चित्र वाले सोने के सिक्के जारी किए। देखिए, भगवान के चित्र वाले सोने के सिक्के जारी किए इन्होंने, हिंदी यवन लोगों ने। ये पहले शासक थे। इन्होंने क्या किया, भगवान के चित्र वाले उनकी पिक्चर बनी, उन पर फोटो बनी और सोने के सिक्के जारी किए थे। इन्होंने भारत को सांचे से सिक्का निर्माण की विधि एवं राजस्व का दैवीय सिद्धांत भी दिया। भारत को सांचे से सिक्का निर्माण की विधि, यानी कि एक ढांचा बनाया, उसमें किसी तरह के मिला के लिक्विड को डालकर सिक्का निर्माण की विधि एवं राजस्व का दैवीय सिद्धांत दिया था इन्होंने। भारतीय सामाजिक परंपराओं एवं धार्मिक अनुष्ठानों को अपनाकर यह स्थानीय हो गए थे। भारतीय सामाजिक परंपराओं एक धार्मिक अनुष्ठान, एक धार्मिक जो भारत में प्रचलित थे धार्मिक, उनको अपना लिया उन्होंने और यहाँ की ये भी स्थानीय हो गई। धातुकर्म, औषधि, खगोल, पत्थर को काटना एवं इत्र निर्माण आदि से इस काल के तकनीकी विकास के साक्ष्यों को पता चलता है। तो ये यहाँ के लोग जो है धातुकर्म में धातुओं को बनाना, औषधि बनाना, खगोल यानी कि जो खगोल का मतलब जो है अंतरिक्ष के ज्ञाता, जो है अंतरिक्ष में खोज करना है ना, और पत्थर को काटना, इत्र बनाना, इत्र जो है होता है सेंट जिसे बोलते हैं, इनके निर्माण करने की कला बखूबी आती थी। इन्होंने हिंदू एवं बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इसके साथ साथ गांधार कला शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समय बौद्ध धर्म के विषयों के संदर्भ में यूनानी तकनीकी को अपनाया गया और इसे यूनानी बौद्ध कला का नाम दिया गया। तक्षशिला, पेशावर, बैक्टीरिया, वामियान, अफगानिस्तान इस कला शैली के विकास के महत्वपूर्ण स्थल है। कौन कौन से? तक्षशिला, पेशावर, बैक्टीरिया, बामियान, अफगानिस्तान क्या थे? शैली के विकास के। इन जगह क्या है, इस जो इनकी शैलियां थी उनका विकास बहुत ज्यादा हुआ। कौन कौन सी शैली? धातुकर्म, औषधि, खगोल, इस तरह के यहाँ पर शैली अपनाई गई थी। इनका जो है विकास बहुत तेजी से हुआ। इससे संबंधित बुद्ध और बुद्धिस्ट की मूर्तियों में सुडौल शरीर पर दाढ़ी और मूंछ को शामिल किया गया। यह यूनान के देवता एवं राजा पर आधारित थी। भूरे पत्थर का उपयोग, मुख की अभिव्यक्ति और सुडौल शरीर इत्यादि गांधार शैली के प्रमुख तत्व थे जो यूनान के में प्रभावित थे। इंडो ग्रीक शासन पर प्रभाव।
सबसे पहले सर्वप्रथम भारत में द्विभाषी एवं द्विलिपि मुद्रा यूनानियों ने चलाई थी। द्विलिपि मुद्रा, दो लिपियों की, द्विभाषी या द्विलिपि मुद्रा जो थी यूनानियों ने ही चलाई थी। ग्रीक आक्रमण ने भारतीय ज्योतिष, सिक्के, नाटक एवं विशेषता मूर्तिकला पर प्रभाव डालते हैं। गंधर्व मूर्तिकला यूनानी प्रभाव से ही प्रेरित है। अब आता है नेक्स्ट है पार्थियन या पहलव। 100 ईस्वी पूर्व के अंत में ईरानी के कुछ राजाओं जैसे इंडो पार्थियन के पहलव ने उत्तर पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया था। मोनोनीज भारत में पहला पहलव शासक था, जबकि पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम था। 171 से 130 ईसा पूर्व था, यानी कि 171 से 130 का इसका शासनकाल रहा। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली गोंडोफर्नीज था। इसके शासनकाल में संत थॉमस भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था। यानी कि यहां से क्वेश्चन बनता है कि संत थॉमस भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था। किसके काल में आया था? गोंडोफर्नीज के। और ये क्या था? पहला वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ये गोंडोफर्नीज की राजधानी तक्षशिला थी। गोंडोफर्नीज को तख्ते-बही अभिलेख पेशावर में गुंदुवहर मर्दुहैवर कहा गया है। पार्थियन शासकों के सिक्के पर भी धर्मिकस की उपाधि मिलती है। अब आते हैं शक, 100 से 150 ईस्वी। इन्हें सीथियन भी कहा जाता है, जो पश्चिम चीन से संबंधित थे। पहला शासक मेगा या माउस था, लगभग 800 बीसी। इसे अभिलेखों एवं विभिन्न सिक्कों की श्रृंखला के लिए जाना जाता है। उत्तर भारत में मथुरा, उज्जैन एवं गिरनार शासकों के केंद्र थे। यह क्षत्रप प्रणाली से शासन करते थे, अर्थात गवर्नर एवं महाक्षत्रप पश्चिमी गंगा घाटी, मध्य भारत के कुछ भाग एवं गुजरात के 7 शासकों के दक्षिण क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए सातवाहनों से संघर्ष किया। 7 से संघर्ष किया, लड़ी ना, युद्ध किए। अब है रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी। शकों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कौन? रुद्रदामन, जिसने संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। तो संस्कृत भाषा में जो है अभिलेख लिखवाने वाला कौन सा था? राजा रुद्रदामन था। किसमें लिखवाया? जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया। जबकि पहले के अभिलेख प्राकृत में थे। जो पहले लिखे गए थे अभिलेख भी किसमें? प्राकृत भाषा में थे। लेकिन इसने किस भाषा लिखवाया? इसने लिखवाया संस्कृत भाषा में। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। जीर्णोद्धार का मतलब होता है पुनर्निर्माण करवाना, मतलब कि जहां टूट फूट हो गई हो उनको मरम्मत करवाना एक तरह से। ठीक है। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान हुआ था। अब है शकों के गिरनार केंद्र में भूमक एवं नहपान ने अपने सिक्कों का प्रसार पश्चिमी भारत के विभिन्न स्थानों पर किया। पश्चिमी भारत से चांदी के विभिन्न प्रकार के सिक्के काफी बड़ी मात्रा से प्राप्त हुए, जिनका श्रेय शक शासकों को जाता है। भारत की पहली कला एवं संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न शक शासकों ने भारत की संस्कृति को अपना लिया। सांची, मथुरा एवं गंधार कला के विकास का महत्वपूर्ण केंद्र था। उज्जैन के राजा ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और 58 ईस्वी में विक्रम संवत की शुरुआत की। यहां से विक्रम संवत की शुरुआत होती है। अब आता है कुषाण, 50 ईस्वी से 230 ईस्वी। कुषाण यूची भी चीन से ही संबंधित थे और उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत में शासन किया। इसकी राजधानी पेशावर थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित कनिष्क कुषाण वंश का महत्वपूर्ण शासक था। विम, कड़फिसेंस, हुविस्क एवं वशिष्क भारत में कुषाण वंश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण शासक थे। कुषाण वंश का प्रथम शासक कुजुल कड़फिसेस था, जबकि वास्तविक संस्थान विम कड़फिसेस था। कुषाणों के सर्वप्रथम सोने के सिक्के विम कड़फिसेस ने ही चलाए थे। कुषाणों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, कुषाण शासक में जब कुषाण वंश आया तो इसमें सोने के सिक्के कितने? विम कड़फिसेस ने चलाए थे। कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। इसने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। ये कहता है मैं देवपुत्र हूं। कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी मथुरा बनाई थी। मथुरा एवं एंजिलाओस कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अशुघोष, नागार्जुन और चरक जैसे विद्वान भी रहते। चरक जिसने चरक संहिता लिखी है,
है ना। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्भुज संगीति का आयोजन हुआ। तो चतुर्भुज संगीति जो संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ? कनिष्क के काल में हुआ था। इस महायान बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष अशुघोष थे। बुद्ध के जीवन से संबंधित बुद्ध चरित्र का संकलन अशुघोष द्वारा किया गया। नागार्जुन ने नागार्जुन ने महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिका दर्शन का प्रतिपादन किया। नागार्जुन ने सापेक्षता के सिद्धांत पर चर्चा की, इसलिए इन्हें अक्सर भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा? नागार्जुन को। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई। रेशम मार्ग के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करने के कारण कुषाण शासकों को काफी फायदा हुआ। इन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले सोने के सिक्के 22 और 23 कैरेट जारी, किस कैरेट में? 22 और 23 कैरेट के शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। चीन से आयात होने वाले कच्चे सिल्क का गुजरात के भुज में प्रसंस्करण किया जाता था, जिससे यह महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। कनिष्क को द्वितीय अशोक की संज्ञा भी दी गई। किसको? कनिष्क को। घुड़सवारी, कवच, पगड़ी, पतलून, हेलमेट, लंबे कोट और सेना में बेहतर घुड़सवार कुषाणों के काल में ही प्रमुख विशेषता थी। तो कुषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या रही? एक तो इसमें भी घुड़सवारी बहुत हुई, कवच हुए पहनने के लिए, पगड़ी, पतलून, हेलमेट, लंबे कोट और सेना में बेहतर घुड़सवार, सब ये इनकी विशेषता रही। इन्होंने क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें साम्राज्य को क्षत्रप के अंतर्गत छोटे खंडों में विभक्त किया। क्षत्रप का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना सेना को। मौर्योत्तरकालीन साहित्य रचना और इनके लेखक, नाट्यशास्त्र किसने लिखी? भरत मुनि ने लिखी है। कामसूत्र किसने लिखी है? वात्स्यायन ने लिखी। बुद्धचरित्र सौंदरानंद सारिपुत्र, ये किसने लिखी? अशुघोष ने। स्वप्न वासुदत्ता भास ने लिखी है। गाथा सप्तशती हाल ने लिखी है ये। ठीक है, ये हमारा मौर्योत्तर काल भी कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।